Hi everyone. So, welcome to the new beginning for Polity GS2. ठीक है, इसके अंदर रेफरेंस बुक इज़ वेरी मच नोन, लक्ष्मीकांत है. बट अगर आप डायरेक्टली उस स्टैंडर्ड बुक को पढ़ोगे और बिना किसी कंसेप्चुअल और फैक्ट मतलब बिना किसी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के आप उस डायरेक्टली बुक को अप्रोच करोगे ना, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा. लाइक इट विल बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड बाउंसर. ठीक है, तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि रेफरेंस बुक है, क्योंकि वहाँ से आपको और डिटेल मतलब और चीज़ें समझने में आसानी रहेगी. कैसे फ्लो रहेगा, कैसे टॉपिक को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, वो हम लेक्चर्स से कवर कर लेंगे. ठीक है, तो एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड GS2 पॉलिटी, दिस इज लेक्चर 1. राइट, लेक्चर 1 के अंदर रेफरेंस बुक इज़ योर एम लक्ष्मीकांत. ठीक है, अभी क्या है कि जो भी चीज़ मैं लेक्चर में बताऊंगा ना, उसका एज अ रेफरेंस पॉइंट लक्ष्मीकांत में कौन सा चैप्टर है वो मैं बता रहा हूँ. ठीक है, तो आज जो जो भी हम चीज़ें कवर करेंगे, बेसिकली विल बी कवरिंग सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, वो क्लियर कट एक सब्जेक्ट है, मतलब एज अ टॉपिक है चैप्टर 3 इन लक्ष्मीकांत. आज की चीज़ में जो भी कवर होगी आप एक फ्लो चार्ट समझ के समझो. ठीक है, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा. बाकी जब वो फाउंडेशन और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बन जाएंगी, उसके बाद आप लक्ष्मीकांत का चैप्टर 3 पढ़ोगे तो आपकी सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, तो अभी तक हमने हिस्ट्री पढ़ी थी. हिस्ट्री में आप जो आपका स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो रेफर करोगे. पोस्ट इंडिपेंडेंस में चीज़ें अपने आप में डिटेल में मैंने लेक्चर्स में दी हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं पड़ेगी. ठीक है, पॉलिटी में इट्स अ वेरी वेल नोन एंड अ यूनिवर्सल फैक्ट कि पॉलिटी के अंदर आप लक्ष्मीकांत अच्छे से रेफर करोगे तो प्री मेंस दोनों कवर हो सकता है. ठीक है, अपना फोकस GS2 के लिए इतना रहता है कि मेंस के क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से इसमें जो भी हम चीज़ें कवर करेंगे ना, उसमें आपका प्रीलिम्स वाला पार्ट भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा. ठीक है, तो दिक्कत नहीं होती प्रीलिम्स में. नाउ रेफरेंस बुक इज़ लक्ष्मीकांत. आज के लेक्चर जो आप बुक से रेफर कर सकते हो, दैट इज़ योर सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ लेक्चर 3. ठीक है, अब कमिंग टू द टॉपिक. आज के टॉपिक में हम कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन समझेंगे. ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या रोल प्ले करता है. ठीक है, इन अ कंट्री एंड स्पेशली इन कंट्री लाइक इंडिया, दैट विल कवर. ठीक है, देन विल अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री जैसे अपने इंडिया में, प्रेसिडेंशियल जो यूनाइटेड स्टेट्स में फॉलो होता है. ठीक है, देन लेजिस्लेचर. ठीक है, द लॉ क्रिएटिंग बॉडी, जो अपने डेमोक्रेसी में जो लॉ मेकिंग बॉडी है. ठीक है, लेजिस्लेचर. पार्लियामेंट्री फॉर्म में आपका लोकसभा राज्यसभा है. राइट, एंड पार्लियामेंट इज़ फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए. ठीक है, जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह लो. ठीक है, देन जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में जो अपॉइंट्स होते हैं. ठीक है, मिनिस्टर जो लोकसभा में जो मेजॉरिटी पार्टी विन होके, मतलब जो पार्टी मेजॉरिटी प्रूव करती है वो फॉर्म करती है गवर्नमेंट. ठीक है, तो वो लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट के पर्सपेक्टिव से सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए. सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर आप देख रहोगे, वो आपका MLA MLC वाला फंडा है. ठीक है, MLA इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर नहीं, मतलब कंसेप्चुअल बेसिस पे सिमिलर है लोकसभा के, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आपका राज्यसभा से लिमिटेड है. ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक वुड बी द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट. अब ये क्या फंडा है, बिकॉज दिस डॉक्यूमेंट वॉज क्रिएटेड बाय जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, और ये बेसिकली एक बेसिक क्रक्स था. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए जो अप्रोच फॉलो करनी थी, या जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स उसमें होने चाहिए थे. राइट, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया हैज़ अ डाइवर्सिफाइड कल्चर. ठीक है, हिस्टोरिकली इट इज़ वेरी रिच, जियोग्राफिकल इट इज़ वेरी वास्ट, जियोग्राफिकली इट इज़ वेरी नॉट यूनिफॉर्म. हिल्स हैं, डेजर्ट है, कोस्टल रीजन्स हैं. ठीक है, एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे, देन एक्सट्रीम नॉर्थ में देखो, एक्सट्रीम साउथ में देखो, तो देयर इज़ अ वेरिएशन इन एवरी पर्सपेक्टिव. राइट, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट में मतलब जवाहरलाल नेहरू का बनाया हुआ था और इस जवाहरलाल नेहरू का बनाया हुआ है. राइट, एंड उसके अंदर फंडा ये है कि जो क्रक्स है ये उस टाइम का है जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बारी आई थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आई थी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट एज अ रेफरेंस पॉइंट था. ठीक है, एंड लास्ट लेक्चर फॉर टुडे इज रिटर्न वर्सेस अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जिसके अंदर जैसे UK है, यूनाइटेड किंगडम, उसके अंदर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. राइट, हमारा पूरा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, तो ऑल दोज थिंग्स विल डिस्कस. देन फेडरल एंड यूनिटरी, मतलब वही फेडरल आपका यूनाइटेड स्टेट्स है. ठीक है, क्योंकि फेडरलिज्म वहाँ फॉलो होता है, एवरी स्टेट इज इन कॉन्ट्रैक्ट कि भाई हाँ ठीक है, लेट्स बी कलेक्टिव.
एंड टुगेदर विल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप भी है, हर स्टेट का अपना लॉ है, ठीक है। इंडिया इन टर्म्स ऑफ दिस यूनिटरी एंड फेडरलिज्म, इंडिया ने यूनिट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट। वाई पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरलिज्म फॉलो नहीं हुआ है, राइट। एंड द रीज़न इज़ कि नंबर वन, इट्स नॉट एन एग्रीमेंट, ठीक है। तो एग्रीमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली स्टेट्स डोंट हैव द ऑप्शन टू सिसीड कि भाई आज हम इंडिया के साथ है, कल कोई बोले कि भाई हमें अपना इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। तो हेंस इंडिया इज़ कॉल्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1 के अंदर ही है। और उसका प्राइमरी रीज़न यही है कि भाई जुड़ रहे हैं हम टू फॉर्म अ बिगर कंट्री। तो ऐसा नहीं है कि बाद में किसी के पास ऑप्शन हो कि नहीं हमें अब अपना ऑटोनोमस चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए, अपना अलग स्टेट चाहिए, कंट्री चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्लस फेडरलिज्म कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो दैट इज़ ऑल्सो प्लस पॉइंट। और अगर आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो उस टाइम पे चैलेंजेस फेस हुई थी और जो उनका लॉन्ग विजन था, दैट वाज वेरी अप्रिशिएबल, ठीक है। क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्रक्स है वही आज के टाइम पे वास्ट डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, उसी के बेसिस पे आगे चल रहा है, राइट। देन छोटा सा डिफ्रेंशिएशन है फेडरल एंड यूनिटरी, फेडरल वर्सेस यूनिटरी विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यूके के केस में क्या है कि वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जो भी पार्लियामेंट्री लॉज निकलते हैं, ठीक है, साइन होके वो एज ए कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ इंडिया के केस में क्या सीन है कि पार्लियामेंट ने अगर लॉ बनाया और इफ़ दैट लॉ इज़ वायलेटिंग सम और द अदर क्राइटेरिया और द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन जुडिशरी हैव द राइट टू मतलब अबॉलिश दैट लॉ, ठीक है। तो चेक्स एंड बैलेंसेस इंडिया में ज़्यादा है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस विल कवर टुडे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 24-25 लेक्चर्स में निपट जाना चाहिए पूरा पॉलिटी। 24 to 25 लेक्चर्स इट विल टेक, ठीक है। मतलब बट ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं होते इसमें, कॉन्सेप्टुअल चीज़ें हैं, रेफरेंस बुक है तो मैं समझा दूँगा इधर, बुक जाके पढ़ोगे तो एक ही बारे में समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। आर्टिकल्स हैं, अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, जैसे वो सारी चीज़ें आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी जल्दी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सो यस, एम लक्ष्मीकांत नाम है, कंफ्यूज मत होना। देन आज का लेक्चर आप लेक्चर 3 फ्रॉम लक्ष्मीकांत प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो गिव द हेडिंग एज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर पहला पॉइंट लिख लो, कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेशन लिख के, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट लिख लो पहले, ठीक है, डेफिनेशन बाद में लिखा देंगे। तो एज अ कॉन्सेप्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ द कंट्री इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एवरी अदर लॉ कम्स आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन और बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो जो रेफरेंस पॉइंट है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी लॉ है वो या तो कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रिवन होता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आता है। तो ऐसा कोई भी लॉ नहीं होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड कर जाए, ठीक है। नेक्स्ट राइट, 26 November 1949 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्रिएटेड एंड इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो वैसे ये फैक्चुअल चीज़ है, अराउंड 2+ ईयर्स लगे थे टोटल कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। सो इट वॉज क्रिएट, जो बन के तैयार हुआ था, इट वॉज 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था एंड इट वॉज अडॉप्टेड 26 जैन 1950, ठीक है। इसका रेफरेंस है, मतलब इसको गूगल करना कि वाई 26 जनवरी वॉज सिलेक्टेड, इट वॉज रिलेटेड टू वन ऑफ द हिस्टोरिकल मूवमेंट्स, ठीक है। इसको एक बार सर्च करना, अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका कि वाई 26 जनवरी वॉज सिलेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हेल्प्स इन ड्राइविंग रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन्स, ठीक है। तो पता होगा आपको कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन, ठीक है। अब फंडा वही है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है। तो उन सारे मतलब सिंस वो सारे आर्टिकल्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट हैं, दैट इनेबल्स द सिटीजन्स टू नो कि व्हाट आर देयर बेसिक राइट्स, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली सिंस
it is mentioned in the constitution, government or any state government, central government, any government machinery will never do any such action which can violate those fundamental rights until and unless it's a special case like emergency. ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे. बट बेसिक रिलेशनशिप ये है कि जो गवर्नमेंट के लिए डूज एंड डोंट्स हैं और जो सिटीजन के लिए डूज एंड डोंट्स हैं वो आप कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव कर सकते हो. ठीक है, जैसे हार्मनी प्रमोट करनी है, राइट. DPSP है, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं. तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपको आइडियल चीज़ें हैं कि कैसा होना चाहिए. ठीक है, व्हाट ऑल ड्यूटीज़ शुड अ पर्सन डू और अ सिटीजन डू. फंडामेंटल राइट्स में क्या आपके कॉन्क्रीट राइट्स हैं, राइट टू जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है आपके साथ तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे जुडिशरी में अपील कर सकते हो, राइट. राइट टू मतलब रिलीजन, आपको जो रिलीजन आप फॉलो करते हो यू कैन ईजिली फॉलो एंड यू कैन ऑल्सो यू नो मतलब आप उस रिलीजन के करस्पॉन्डिंग टीचिंग्स देना चाहते हो, यू कैन ऑल्सो डू. यू कैन एक्सपैंड your knowledge of the religion that you follow. So all those things are mentioned in your constitution. और government arbitrary decision नहीं ले सकती which can eventually violate the constitution, right. तो government को पता है कि भाई ऐसा कोई लॉ नहीं ला सकते जिसमें भाई right to freedom किसी की exploit हो. ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते कि मतलब कोविड के टाइम्स में it was very limited कि ठीक है you can have some guidelines. ठीक है, तो बट ऐसा कोई लॉ गवर्नमेंट नहीं ला सकती जिसके अंदर किसी का फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉइट हो, राइट. सो दिस वाज अनदर पॉइंट कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन. ठीक है, नेक्स्ट यू राइट, लॉज मेड बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर लेटर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट हुआ था, बट उससे पहले के कई ऐसे लॉज थे जो बन गए थे. ठीक है, विच वॉज लेटर अडॉप्टेड बिकॉज वो रेफरेंस पॉइंट और जो क्रिएट हुए थे वो इट वॉज बेनिफिशियल फॉर अस टू हैव दम इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड ऑब्वियसली वो ऐसे लॉज थे जो ब्रिटिश के क्रिएटेड थे, राइट. सो ऑब्वियसली बट सिंस जो मशीनरी सेटअप हुई थी ब्रिटिश की दैट वॉज सम वे और द अनदर वर्कड ऑल्सो बिकॉज एक फॉर्मल स्ट्रक्चर मिला था, राइट. नाउ इफ़ यू हैव द फॉर्मल स्ट्रक्चर यू कैन इवेंचुअली ट्वीक इट एज पर योर रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो प्लीज राइट डाउन, लॉज मेड before the implementation of the constitution were later incorporated in constitution. Example, you have Indian Penal Code 1860, ठीक है, and Indian Evidence Act of 1872. ठीक है, तो ये लॉज पहले बन चुके थे बट इवेंचुअली इट वाज लेटर इनकॉर्पोरेटेड. ठीक है, नाउ so this was all the concept. 1 2 3 करके लिख लेना इसको, 1 2 3. ठीक है, now give definition. Constitution is the fundamental and organic law of the nation that establish two things. One is the characteristics and second is the working of the government. ठीक है, ठीक है. सो इट इज़ द फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द नेशन दैट establish the conception that includes characteristics and organization of government. ठीक है, सो डेफिनेशन इज फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द नेशन है. ठीक है, रेफरेंस पॉइंट है, बेसिक फर्स्ट लॉ है देश का. ठीक है, आप कहीं भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन रेफर किया जा सकता है. आगे हम पढ़ेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट सबसे लाइक इज द टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच हैव द अटमोस्ट पावर टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो वो हम आगे चीज़ें पढ़ेंगे, बट येस एज ऑफ नाउ डेफिनेशन इज दिस. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन हियर इज डेफिनेशन के अंदर व्हाई द वर्ड ऑर्गेनिक इज यूज्ड. व्हाई
ऑर्गेनिक इज यूज्ड, ठीक है. सो इफ यू अंडरस्टैंड, ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग, दैट कैन इवेंचुअली चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड यूजिंग ऑर्गेनिक इन द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें लिख लो, वाई ऑर्गेनिक इज यूज्ड, बिकॉज इट कैन ग्रो एंड चेंज विथ टाइम, ठीक है, बिकॉज इट कैन ग्रो एंड चेंज विथ टाइम, ठीक है. अब इसका फंडा क्या हुआ, ग्रो का मतलब क्या हुआ, अगर आप देखोगे जब कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट हुआ था तो 300 प्लस आर्टिकल्स थे, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अराउंड 300 थे, आज के टाइम पे इट इज़ मोर देन 400 प्लस, ठीक है. चेंज का क्या मतलब है, चेंज का मतलब ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज द सोसाइटी ग्रोज, एज द टेक्नोलॉजी ग्रोज, ठीक है, एज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैपन्स, तो जो भी चेंजेस हैं, राइट, दैट नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड अडॉप्टेड, ठीक है. और उसी के बेसिस पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन अपडेट होता है, चेंज होता है, राइट. अब वो कैसे होता है कि चेंज के बेसिस पे क्या है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैपन, ठीक है. उसके थ्रू आप चेंजेस लाते हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ कि भाई मिनिमम एज फॉर द वोटिंग राइट्स नीड्स टू बी रिड्यूस, ठीक है, तो वो 61st अमेंडमेंट एक्ट हुआ, ठीक है. देन 3 टायर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है. उसके बेसिस पे आपका पंचायती राज सिस्टम एंड म्यूनिसिपैलिटी इस्टेब्लिश हुए. तो ऑल दोज थिंग्स इवेंचुअली चेंज, ठीक है. जो चेंज के बेसिस पे इनकॉर्पोरेशन है दैट ऑल्सो हैपन्स, ठीक है. हेंस ऑर्गेनिक वर्ड इज यूज बिकॉज ग्रोथ एंड चेंज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन हैपन, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, Constitution conceives the idea of the country and also defines the character of the nature of the Indian government, ठीक है. So obviously ऑटोक्रेसी नहीं कर सकती गवर्नमेंट बिकॉज इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है तो देयर इज़ ऑलवेज अ चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है. ऐसा नहीं है कि आज सिंस वी आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, ऐसा नहीं कि अगर आज इंडिया ने बोले कि भाई चाइनीज़ प्रोडक्ट का इम्पोर्ट बंद है, ठीक है, तो ऑल दोज हु आर ट्रेडिंग विथ चाइनीज़ कंपनी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जिनका चल रहा है, दे कैन इवेंचुअली गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड आस्क कि बॉस दिस इज़ एन आर्बिट्री डिसीजन, बिकॉज इसका कोई बैकअप नहीं है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव क्रिएट नहीं करा गया, ना हमें किसी तरह का रिलीफ किया गया. एंड इवेंचुअली जो राइट फंडामेंटल राइट्स है कि भाई बंदा कोई भी प्रोफेशन कर सकता है अनटिल अनलेस इट इज़ इन लीगल बाउंड्स, दैट गेट्स इम्पैक्टेड. तो ये प्ली लेके कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है. ठीक है. सो दिस वाज द बेसिक डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन और टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है. तो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं. तो गिव द हेडिंग, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है. So you have parliamentary form of government, and presidential. Parliamentary form of government example is India, and presidential form of गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अब फंडा क्या है कि अगर आप ओवरव्यू समझना चाहो तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपने पास 3 बाइफर्केशंस है, ठीक है, गवर्नमेंट की. सो यू हैव एग्जीक्यूटिव, देन यू हैव लेजिस्लेटिव, एंड देन यू हैव जुडिशरी, ठीक है. ये तीनों चीज़ें कॉमन हैं दोनों में, ठीक है. बट इसका इंटर रिलेशन एंड हाउ दीज इंस्टीट्यूशन फंक्शंस
दैट डिफर्स इन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर फंडा क्या रहता है, जुडिशरी इज वेरी मच इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक वेन डायग्राम से समझ लो, दिस इज जुडिशरी। ठीक है, और ठीक है, तो फर्स्ट दिस इज योर लेजिस्लेचर एंड इनसाइड इट यू हैव एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सो फंडा वही है, पार्लियामेंट से अगर लॉ बना तो वो लेजिस्लेचर के थ्रू आया। ठीक है, अब उस लॉ को इम्प्लीमेंटेशन, उसका फॉलोअप, उसका फीडबैक, उसके प्रोस कॉन्स, उसमें जो लूप्स आ रहे हैं, ठीक है, हाउ द पॉलिसीज आर गेटिंग इम्प्लीमेंटेड, हाउ मच बेनिफिट इट इज़ गिविंग टू द पीपल और व्हाटसोएवर फील्ड जिसके लिए वो पॉलिसी बनी है, लॉ बना है, दैट गेट्स कैरिड आउट बाय द एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, इसी के अंदर आपके ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, इसके अंदर आपके डिपार्टमेंट्स आते हैं, इसके अंदर आपका COM भी आता है जो मिनिस्टर होता है, राइट। क्योंकि लॉ तो पार्लियामेंट ने निकाल दिया। अब जैसे GST है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने निकाल दिया, मतलब पार्लियामेंट में पास हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अब एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका कलेक्शन, उसमें जो फ्लॉज आ रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स विल बी टेकन केयर बाय द एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, बट इन दोनों की फंक्शनिंग को क्रॉस चेक करने के लिए यू ऑलवेज हैव अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, कोई भी यहाँ जाके अप्रोच कर सकता है कि भाई द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट करेक्ट। सो दिस इज योर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। ठीक है, you have a legislature, inside it you have executive body, and then you have a independent judiciary body. ठीक है, but in terms of presidential you have watertight compartments of judiciary, executive and legislature. ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, प्रेसिडेंट चाहे किसी को भी एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर सकता है, किसी को भी लेजिस्लेचर डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, सो ऑल दोज मतलब दिस इज द बेसिक कंसेप्ट इन डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ इसमें लिखो, कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड द मैनर दीज पावर आर टू बी यूज्ड। ठीक है, ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के बाद गवर्नमेंट के पास लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पावर है। ठीक है, ऑब्वियसली पार्लियामेंट में अगर मेजॉरिटी शो हो गई तो लेजिस्लेचर है जो वो भी उन्हीं के फेवर में होगा। ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन आपका चेक्स एंड बैलेंसेस रखेगा। कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड द मैनर दीज पावर आर टू बी यूज्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 356, ठीक है, इमरजेंसी यूज़, तो उसमें ना एक प्री डिफाइंड प्रॉपरली लिखा हुआ है कि किस किस केस में आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन सुबह उठे और आपने बोल दिया कि भाई इमरजेंसी डिक्लेयर होनी चाहिए और उसका कोई रीज़न नहीं है, राइट। जैसे नेशनल इमरजेंसी में आर्म्ड रिबेलियन एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर की कंडीशन में आप डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, वॉर है नहीं, कुछ भी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आप एक दिन उठे और आपने बोला कि चलो ठीक है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता हूँ, तो दैट शुड नॉट हैपन। ठीक है, एंड दैट विल नॉट हैपन। ठीक है, क्योंकि उस केस में जुडिशरी विल कमिंग टू पिक्चर। ठीक है, next point you write, constitution is the rule book of the country, obviously that we discussed. ठीक है, now here the important, because India is so much diversified, ठीक है, so many cultures are there in India, right, so you can always be in this conflict कि you have multiple culture. ठीक है, इस चीज़ को समझना, multiple culture are there, so obviously you have multiple customs also. ठीक है, कस्टम्स में आपका जैसे ये हो गया डाउरी होता है, देन यू हैव चाइल्ड मैरिजेस। ठीक है, अब कहने के लिए ये एग्जांपल है। ठीक है, कल्चर है नॉर्दर्न साइड्स में, मतलब नॉर्थ इंडिया में, राइट, कल्चर है, कस्टम्स हैं, अलग अलग रिलीजन्स और डायलेक्ट्स। ठीक है, अब हर कस्टम, हर रिलीजन, हर कल्चर के बेसिस पे अलग अलग प्रैक्टिसेस होंगी। ठीक है, यू हैव डाउरी, यू हैव चाइल्ड मैरिजेस फॉर प्राइम एग्जांपल्स। अब कंसेप्ट ये है कि बॉस कस्टम्स इतनी सारी हैं तो क्या, ध्यान से सुनना, अगर कोई कस्टम कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो क्या वो लीगल होगी? आई रिपीट, इफ द कस्टम इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन
विल इट बी लीगल एज पर द लॉ? ठीक है, इफ एनी custom is against the constitution, then will it be legal? सिंपल क्वेश्चन है, कस्टम्स है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हुआ तो क्या वो लीगल होगा? द आंसर इज क्लियर कट नो. एनी कस्टम, एनी रिचुअल, एनी रिलीजन, anything that violates the constitution can never be illegal. भले ही उस पर आपकी पार्लियामेंट्री की लॉ निकली हुई है, ठीक है, आप उसको मतलब यू कैन, जुडिशरी कैन ऑलवेज undo that and clearly state कि बॉस ये customs is no longer valid because it violates the constitution. ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, कंसेप्चुअल बेस्ड है. ठीक है, सो इसको लिख लो. ठीक है, कि इन केस ऑफ एनी इंडियन कस्टम इफ इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन विल इट बी लीगल एज पर द लॉ? सो आंसर इज नो. ठीक है, आंसर इज क्लियर कट नो. एज नो इसमें लिख लो, नो, नो सच कस्टम इज प्रेजेंट. ठीक है, और इफ इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन देन इट विल बी चेंज और रिमूव्ड. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लिख लो इस टू सपोर्ट दिस आर्ग्यूमेंट. एग्जाम्पल, साबरीमाला का रूलिंग आया था, ठीक है, कोर्ट से, तो उसमें ये होता है कि वो राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है बिकॉज वुमेन वर नॉट अलाउड. ठीक है, सो यू कैन राइट दिस आंसर. साबरीमाला वर्डिक्ट ऑफ अलाउइंग वुमेन टू एंटर एज द कस्टम वायलेट्स अनटचेबिलिटी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, वुमेन को अलाउ नहीं करने दे रहे थे साबरीमाला में. उसका जिंक्स में बता देता हूँ, मतलब क्रस्ट जो है उसका मैं बता देता हूँ. साबरीमाला में एक सर्टेन एज ग्रुप की वुमेन्स वर नॉट अलाउड. ठीक है, एंड कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो अनटचेबिलिटी वाला आर्टिकल है, जो प्रोविजन है, उसको वायलेट करता है. ठीक है, हेंस इट वॉज रिमूव्ड एंड इवेंचुअली वुमेन वर अलाउड टू कम इन साइड साबरीमाला एंड ऑफर देयर प्रेयर्स. ठीक है, नेक्स्ट राइट, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड and all other customs law in order to be valid should conform to the constitution. ठीक है, next you write, constitution has a special legal sanctity, ब्रैकेट में लिख लेना उसको, sacred value, because it is the basic law of the country and it derives its power and authority from the people directly. ठीक है, so this was all about your constitution as a concept and all. ठीक है, give the next heading as legislature. ठीक है, अब लेजिस्लेचर क्या है कि भाई रूल मेकिंग बॉडी है. ठीक है, जो भी बिल आते हैं या जो भी डिस्कशंस होते हैं, जीएसटी बिल आया और रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 फ्रॉम JNK, एवरीथिंग वाज फर्स्ट डन इन पार्लियामेंट. ठीक है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, पूरा ही मिटा देता हूँ, बार बार मिटाना पड़ता है. ठीक है, सो लेजिस्लेचर यही लिख लेते हैं, लेजिस्लेचर. ठीक है, इसमें लिख लो, इट इज़ द बॉडी विच मेक्स लॉ, बॉडी विच मेक्स लॉ. ठीक है, ठीक है, एंड इवेंचुअली लॉ जो है, लॉ इज मेड एट टू लेवल, लॉ इज मेड एट टू लेवल. वन यू हैव यूनियन जिसमें सेंट्रल मतलब GOI आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड वन यू हैव स्टेट. ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, हर स्टेट कुछ मतलब अभी हम आगे पढ़ेंगे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, उसमें टॉपिक्स डिवीजन है, उसके बेसिस पे स्टेट, जो स्टेट लिस्ट में जो कंसेप्ट है या जो भी बाइफिकेशंस है, उसमें जो जो चीज़ें आती हैं जैसे कि फार्मिंग, हेल्थ, उसमें स्टेट अपने वो बना सकती है लॉस.
एंड सिमिलरली यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे डिफेंस, कम्युनिकेशन, ठीक है, सिक्योरिटी, उसके लिए यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने लेवल पे लॉ बना सकती है, ठीक है। स्टेट के लॉ स्टेट में इम्प्लीमेंट होंगे। यूनियन के जो लॉ हैं वो ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स दोनों में इम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। नाउ यूनियन का जो है दैट इज़ योर पार्लियामेंट, जो कहाँ से बनता है, इट इज़ क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। एंड पार्लियामेंट हैव लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। स्टेट का आपका कहाँ से बनता है, बाय स्टेट लेजिस्लेटिव। अब उसमें आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बाई कैमरल रहता है कि भाई मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ठीक है। बाकी के स्टेट्स में यू हैव ओनली वन लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पे आपके एमएलए जाके रूल्स बनाते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट के बेसिस पे यू हैव लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन लिख लो, मतलब विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट, विच कंट्री हैज़ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। चाइना इज़ द आंसर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट्री मेंबर्स आर देयर, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर है, वन वर्ड्स कभी भी आ जाए तो याद रखना, ठीक है। तो अभी यूनियन के लेवल पे लोकसभा, लोकसभा, ठीक है। सो लोकसभा में ऑब्वियसली यू हैव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एमपी, ठीक है। सो अभी जो है 543 है टोटल एमपीज इन लोकसभा, ठीक है। अब इसके रेलेवेंस में एक चीज़ लिख लो, अर्लियर ब्रैकेट में लिख लेना 545 वाज द काउंट, ठीक है। बट जो रिजर्वेशन था, काउंट वाज रिड्यूस टू 543, बट इट रिड्यूस to 543 as to एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन, मतलब रिजर्वेशन था इनका कि 2 सीट एंग्लो इंडियन की होनी चाहिए, दैट गॉट रिमूव थ्रू 104th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 104 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो 2 एंग्लो इंडियंस की जो सीट्स थी लोकसभा में, दैट वाज रिमूव्ड, सो इवेंचुअली द नंबर केम डाउन फ्रॉम 545 टू 543, ठीक है। अभी इसका जो लोकसभा का जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लोकसभा और ये मैक्सिमम नंबर्स कि भाई लोकसभा में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, आज के टाइम पे 543 है। डीकमीशन हुआ या किसी स्टेट का नंबर बढ़ गया, ठीक है, तो उस केस में जो मैक्सिमम है दैट इज़ 552, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, ठीक है। तो 552 एग्जाम, अब वो बात अलग है, अमेंडमेंट हुआ और कुछ और आगे नंबर बढ़ा दिया, बट एज ऑफ नाउ मैक्सिमम ऑफ लोकसभा इज़ 552 करंट मैक्सिमम, ठीक है। प्रेजेंटली 543, अर्लियर इट वाज 545, 545 से 543 कैसे आया कि 2 एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था दैट गॉट रिमूव थ्रू 104th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसमें लिखो लोकसभा के नीचे सेकंड पॉइंट, लोकसभा ऑल्सो कॉल्ड एज पॉपुलर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एज पॉपुलर कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड बाय द सिटीजन। ऑब्वियसली जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं उसमें जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं दे आर वेरी मच popular among the citizen, that's why they gets the vote, ठीक है। hence it is called as popular house, ठीक है, LSAK popular house और lower house, ठीक है। ये वाला थोड़ा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, 104 ये वाला देख लेना अच्छे से, ठीक है। अभी ए बी पे आओ, राज्यसभा, इसका क्या है टोटल, अभी 245 है, इसका मैक्सिमम 250 हो सकता है, ठीक है। इसमें से 233
और 12 का बाइफिकेशन है, ठीक है। 233 आपके इलेक्शंस के थ्रू आते हैं, ठीक है, नॉमिनेट होके आते हैं, ठीक है। इलेक्शंस होते हैं कि भाई मतलब इसका मतलब लोकसभा में जो फर्स्टली इधर जो लोकसभा में जो टेन्योर है वो 5 साल का है, हर 5 साल में जनरल इलेक्शन होते हैं, ठीक है। राज्यसभा में ऐसा कोई टेन्योर नहीं है, ठीक है। उसमें क्या रहता है कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स कंप्लीटेड देयर 6 टर्म्स एंड देन दे गेट मूव्ड आउट, ठीक है। तो नो फिक्स्ड tenure, but 1/3 gets removed after every 2 year after completing 6 years of tenure, ठीक है। 1/3 हर दो साल में निकाले जाते हैं या वो खुद ही चले जाते हैं क्योंकि दे हैव कंप्लीटेड 6 years ऑफ देयर टेन्योर, ठीक है। अब ये जो 12 हैं, ठीक है, ऊपर अपने 543 का जो वो इलेक्शन के थ्रू ही आते हैं। यहाँ राज्यसभा में जो 12 हैं दैट इज दोज आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। अब जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा ना वो 4 फील्ड्स के थ्रू ही नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है। मतलब यू हैव साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड लिटरेचर, ठीक है। इन फील्ड से जो डिस्टिंग्विश पर्सनालिटीज़ होती हैं, ठीक है, आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल साइंस, उन्हीं को ही प्रेसिडेंट रिकमेंड करते हैं फॉर देयर राज्यसभा मेंबरशिप, ठीक है। तो एक्सपर्टीज़ हो गए या जिन्होंने बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड काम करा है, ठीक है। अभी बार इसमें एक कैच ये है कि अगर आपने गौर से देखा हो तो राज्यसभा की मेंबरशिप सचिन तेंदुलकर को भी मिली है एंड मैरी कॉम, ठीक है। बट ये दोनों स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स कोई फील्ड नहीं है जिसके थ्रू प्रेसिडेंट इलेक्ट कर सकता है, राइट। बट दे वर टेकन एज एन एग्जाम्पशन बिकॉज ऑफ द प्राउड और बिकॉज ऑफ द लॉरेंस दे हैव बॉट टू द कंट्री, ठीक है। तो इसलिए दे वर ऑफर्ड द राज्यसभा सीट। अदरवाइज जो क्राइटेरिया है वो यही है, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड लिटरेचर के फील्ड में जिन्होंने बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा काम करा है, देश का नाम रोशन करा है, दे गेट नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट लिख लो, लोकसभा इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर 5 years टू मेक गवर्नमेंट एंड टू सिलेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ठीक है। लोकसभा टेन्योर इज 5 years, जनरल ड्यूरेशन। अब इसके बीच में अगर जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया या कॉन्फिडेंस मोशन रिजेक्ट हो गया, मनी बिल रिजेक्ट हो गया, बजट रिजेक्ट हो गया, तो उस केस में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और फिर वहाँ पे दोबारा जनरल इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। 1980s में हमने काफ़ी बार गवर्नमेंट बनते बिगड़ते देखा था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, बट जनरली लोकसभा का जो टेन्योर है वो 5 साल का होता है, राइट। नेक्स्ट यू राइट, राज्यसभा हैज़ नो फिक्स टेन्योर बट आफ्टर एवरी 2 years 1/3 ऑफ द मेंबर्स कंप्लीट देयर 6 year टेन्योर, ठीक है। हेंस राज्यसभा ऑलवेज हैव 2/3 ऑफ मेंबर्स, ठीक है। टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन लोकसभा एनी पार्टी हु सिक्योर ग्रेटर देन 271 सीट्स, 543 का आप 50% से ज़्यादा लोगे तो दैट गिव्स यू अराउंड 270 से 271 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 270 पॉइंट ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो 272 के ऊपर जो पार्टी सीट ले आती है लोकसभा में दैट फॉर्म्स द गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट होता है, राइट, आफ्टर जो लोकसभा में किसी पार्टी ने मेजॉरिटी डिक्लेयर कर दी तो उसका जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है वो कहाँ से होना चाहिए, राइट, लोकसभा का होना चाहिए या राज्यसभा का होना चाहिए, ठीक है। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर कैन बी फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा डिपेंडिंग अपॉन द पार्टी हु हैज सिक्योर मेजॉरिटी इन लोकसभा, ठीक है, ऑब्वियसली।
लोकसभा के अंदर किसी भी पार्टी ने अगर मेजॉरिटी गेन करी है, ठीक है, देन दे कैन नॉमिनेट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट और दे कैन नॉमिनेट देयर पीएम कैंडिडेट ईदर फ्रॉम लोकसभा और फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। तो पीएम कैंडिडेट कहीं से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है, बट जिस पार्टी से वो बिलोंग करता है उस पार्टी को लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी गेन करनी है बाय गेनिंग मोर देन 272 सीट्स, ठीक है। नेक्स्ट राइट, इसी के नीचे प्राइम मिनिस्टर आफ्टर सिलेक्शन विल फॉर्म हिज कैबिनेट आफ्टर सिलेक्टिंग फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब पीएम गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके अंदर जो मिनिस्टर्स सेलेक्ट होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स कह लो, दोज कैन बी फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट राइट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी द एग्जीक्यूटिव्स हु विल इम्प्लीमेंट द लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है। एवरी मिनिस्टर नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसके अंदर ब्रैकेट में लिख लो 6 months टाइम is given in case it is not to get the membership of parliament, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट इज बाइकैमरल इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट राइट, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर में मैंने जैसे बताया कि यूजुअली there are only 6 states who follows bicameral, ठीक है। MLC MLA, तो वो 6 स्टेट्स हैं आपके, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना स्टेट, ठीक है। तो इन 6 स्टेट्स में आपके बाइकैमरल लेजिस्लेचर फॉलो होता है, बाकी सारी स्टेट्स में यू हैव यूनिकैमरल, ठीक है, एक ही लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, तो वही फंडा है इसमें भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब वही है, इसका मेंबर एमएलसी, इसका एमएलए, स्टेट के पर्सपेक्टिव में बाइकैमरल में ऐसे है, अदरवाइज यही है स्टेट्स में एमएलए, ठीक है। स्टेट के केस में एमएलसी जो है दैट इज इलेक्टेड बाय, नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नर, स्टेट गवर्नर ठीक है। अब एमएलसी, इसमें एक कैच बस इतना है, इसका मैं एक कैच बताता हूँ अभी, ठीक है। इसको कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। एमएलए वाला फंडा वही है कि दे आर इलेक्टेड, स्टेट इलेक्शंस जो होते हैं उसके थ्रू एमएलएस इलेक्ट होते हैं, स्टेट इलेक्शन, ठीक है। अभी इस वाले केस में ना एक एग्जाम्पशन था एमएलसी का, एमएलसी जो नॉमिनेट करे जाते हैं बाय गवर्नर के, इन केस ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। अभी हमने पार्लियामेंट के केस में पढ़ा ना कि उसमें 4 क्राइटेरिया है, साइंस, लिटरेचर, आर्ट्स, सोशल साइंस, ठीक है। बट महाराष्ट्र ने इस लिस्ट में एक कोऑपरेटिव मूवमेंट भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट के तहत गवर्नर कैन नॉमिनेट एनी पर्सन टू द राज्यसभा सीट, टू द एमएलसी सीट, एमएलसी और लेजिस्लेटिव काउंसिल लिख लो इधर, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेट के अंदर भी ऑलमोस्ट सिमिलर लिस्ट फॉलो होती है।
जो गवर्नर नॉमिनेट करता है, बट महाराष्ट्र ने एक एडिशन और करा कोऑपरेटिव मूवमेंट का, ठीक है, थ्रू विच दे कैन नॉमिनेट पीपल फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉमिनेशन, ठीक है। ठीक है, सो ठीक है, नेक्स्ट इज योर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। ठीक है, इसको में लिखो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट वाज मेड बाय जवाहरलाल नेहरू which was created and was treated as the foundation of the constitution in the first session of constituent assembly on 13 December 1946। ठीक है, फाउंडेशन डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट किया गया, ट्रीट जाना था फाउंडेशन डॉक्यूमेंट इन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग ऑन 13 December 1946 created by Jawaharlal Nehru, ठीक है। Next you write Constituent Assembly eventually created constitution by having the objective resolution document as a reference point, full stop। Constituent Assembly were having 389 members, ठीक है। Constituent Assembly had 389 members, ठीक है, एंड इन टोटल इट टुक देम 11 सेशंस टू क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन, 11 सेशंस, ठीक है। 2 साल से तो ज़्यादा ही लगे थे, एग्जैक्ट देख लेना बुक में, ठीक है। नेक्स्ट राइट ऑब्जेक्टिव ऑफ, इसी के अंदर सब हेडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसके अंदर लिखो ए, इंडिया शुड बी इंडिपेंडेंट कॉमा सॉवरेन कॉमा डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। नेक्स्ट राइट इंडियन प्रोविंसेस, इसी के अंदर बी, इंडियन प्रोविंसेस एंड अदर पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया विलिंग टू बी द पार्ट ऑफ फ्री एंड सॉवरेन इंडिया शैल बी कलेक्टिवली फॉर्म यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। फेडरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट वर्ड्स में कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट राइट इंडिया टू प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ थॉट्स कॉमा एक्सप्रेशन कॉमा बिलीफ, इसी के अंदर सी पॉइंट लिख लेना। इंडिया टू प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप वोकेशन एसोसिएशन एंड एक्शंस। Next you write India to provide safeguard to minority and people from backward and tribal areas. All this was the objective of objective resolution document. Next you write India to attain rightful and honored place in the world and make contribution to the promotion of world peace and welfare of mankind, ठीक है। So not only internally but externally also the document was created with an objective to make sure that India excel in every field, every societal level, ठीक है। should uplift every minority and the tribals, the scheduled tribes, ठीक है। so everything was mentioned in your objective resolution document, ठीक है। so last topic for the day, written and unwritten constitution, ठीक है। so next heading written and unwritten कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए पूरा जगह चाहिए, तो ये टेबुलर फॉर्मेट में मैं बताऊंगा, ठीक है।
written and unwritten कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। रिटर्न के केस में यू हैव प्राइम एग्जांपल्स लाइक इंडिया, यहाँ पे ऐसे डिफरेंशिएशन लाइन खींच लेना, ठीक है, टेबुलर फॉर्मेट में, एंड अनरिटर्न। रिटर्न के अंदर यू हैव एग्जांपल्स लाइक इंडिया, यूएस, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अनरिटर्न के अंदर यू हैव यूके, न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया, ठीक है। एक मिनट यार, मार्कर पेन खत्म हो गया, ग्रीन से लिखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, सो फंडा क्या रहता है कि रिटर्न के अंदर यू हैव आर्टिकल्स, सॉरी गाइस, पेन खत्म हो गए दोनों, सो विल कॉल इट ऑफ टुडे हियर ओनली, ठीक है। ये रिटर्न एंड अनरिटर्न वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्ली बता दूंगा, ठीक है। एंड सॉरी वी आर शॉर्ट ऑफ, ठीक है, मतलब यही टॉपिक बचा है, ये मैं कवर कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे पास दोनों ब्लैक एंड ग्रीन पेन खत्म हो गए। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। यहाँ से हम टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कीप लर्निंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो, ठीक है। नोट्स के फॉर्मेट में चीज़ें लिखा रहा हूँ, रेफरेंस बुक बता दी है, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिटेन थिंग्स फॉर अ लॉन्गर रन, ठीक है। सो थैंक यू, कीप लर्निंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लीव योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। सून, मतलब पहले स्टैटिक पार्ट कंप्लीट करके ऑप्शनल कंप्लीट भी करेंगे, उसके बाद विल मूव टू द करंट अफेयर्स मैगजीन और योजना और कुरुक्षेत्र में जो समराइज वे में समझाना है, एंड हाउ इट इज़ लिंक्ड विद द स्टैटिक पार्ट, दैट विल कवर सून, राइट। So till then keep studying. Thank you for watching us and I'll see you in the next one.